क्या उपलब्धियाँ रही। तो ब्रिटिश सरकार जब आई थी तो एक कंपनी के रूप में पहले आई, व्यापार करने लगी। उसके बाद जब उन्होंने यहाँ से व्यापार में बहुत फायदा होने लगा तो उनकी नीति में बदलाव हुआ। बदलाव ये हुआ कि वो यहाँ पर साम्राज्यवाद यानी युद्ध जीत कर अपना शासन चलाना चाहते थे। उससे क्या होता, उनको आर्थिक लाभ होता। तो इसीलिए वो यहाँ पर पहले जो भी यूरोपियन थे उनको भी उन्होंने हराया, फ्रांसीसियों को हराया, पुर्तगालियों को बाहर किया, डचों को बाहर किया और स्वयं यहाँ पर जम गए। इसके बाद कंपनी ने वहाँ से एक एक व्यक्ति को पद बनाकर भेजा। सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव आए गवर्नर बनकर, उसके बाद लॉर्ड क्लाइव के बाद वारेन हेस्टिंग आए, उसके पहले भी छोटे आए थे। तो वारेन हेस्टिंग जब आए तो वारेन हेस्टिंग ने यहाँ पर क्या, उनके समय में भारत में पहली बार रेगुलेटिंग एक्ट पास। इस एक्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अब गवर्नर जनरल भारत में यानी बंगाल में और भारत में जब कानून बनाएगा तो वो बहुमत के आधार पर बनाएगा। दूसरी चीज हो गई कि एक न्यायालय का भी गठन कर दिया गया। कहाँ पे गठन किया? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कर दिया गया। और तीसरी चीज अब बारी थी कि ये लोग जब इनको अधिकार मिला था, मुगल राजा ने इनको अधिकार दिया था। किस चीज का अधिकार? दीवानी का अधिकार, यानी कर वसूलने का अधिकार, भू राजस्व। तो पहले वारेन हेस्टिंग ने क्या किया कि इस कर को 5 साल के लिए ठेके पे दे दिया। यानी मान लीजिए अगर किसी खेत का टैक्स वसूलना है और आप लोगों में से जो ज़्यादा बोली बोल दे हम उसको दे दें कि आप जाइए। तो अंग्रेजों ने भी यही किया, पहले लॉटरी निकाली, बोली बुलवाया, जिसने ज़्यादा पैसा दिया उसी को 5 साल में ठेके पे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। तो इससे क्या हुआ कि राजस्व वसूला गया अधिक से अधिक, क्योंकि जब एक ठेकेदार काम करता है तो वो सबसे ज़्यादा मजदूरों को परेशान करता है और फायदा किसका होता है? जो काम ठेके से करवाता है। तो बंगाल में भू राजस्व व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय 5 वर्ष के भू राजस्व व्यवस्था ठेके पे लागू की। वारेन हेस्टिंग के ही समय में अंग्रेजों ने मराठों के साथ पहला युद्ध लड़ा था। हमने कल आपको बताया था ना, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि। तो ये जो संधि हुई थी तो ये अंग्रेजों और मराठों के, ये क्वेश्चन भी आता है कि अंग्रेजों मराठों का पहला युद्ध किस गवर्नर जनरल? वारेन हेस्टिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। उसने उसको पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसने क्या करते हैं कि उसी के काल में ये युद्ध लड़ा गया था। वारेन हेस्टिंग के बाद नया गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड कार्नवालिस। इसका काम था 1786 से 1793, लॉर्ड कार्नवालिस। इसके बाद 1786 से 1793 ये पहला ऐसा गवर्नर था, गवर्नर जनरल था जिसने सिविल सर्विसेज की नियुक्ति की। यानी पहली बार जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसका जन्मदाता लॉर्ड कार्नवालिस ही था। सिविल सर्विसेज, ठीक है, यानी प्रशासनिक सेवा में भर्ती करने के लिए इसी को जन्मदाता कहा था। इसी ने भारत में पहली बार पुलिस व्यवस्था को भी लागू किया, यानी पुलिस को लागू करने वाला
लार्ड कार्नवालिस का श्रेष्ठ प्रणाली को लागू किया। दूसरा, इसने पुलिस व्यवस्था लागू की। लॉर्ड कार्नवालिस इसमें उस समय जो कलेक्टर होते हैं, जैसे आज जिलाधिकारी होते हैं, उस समय जिलाधिकारी को न्याय भी करने का अधिकार था। यानी एक तरफ से वो दीवानी का काम भी करते थे, यानी भूराजस्व भी वसूल पाते थे, उसके साथ ही साथ वो जज का भी काम करते थे। ठीक है, जज भी रहते थे। तो लॉर्ड कार्नवालिस ही पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जिसके मन में ये आया कि एक व्यक्ति अगर खुद गलती करे तो वो अपनी सुनवाई स्वयं कैसे कर सकता है। इसलिए लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या किया, पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया, अलग कर दिया, दो चीज को बांट दिया। यानी न्याय पद्धति पे अब अलग कर दिया। न्याय में अधिकारी अलग बैठते हैं, जैसे आज जज बैठते हैं, उनका सिर्फ काम है कि कोई गलती करे और कोई सही करे तो उस पर न्याय करे। ठीक है, हमारे देश में 3 प्रकार की व्यवस्था चलती है। कौन कौन सी? कार्यपालिका और तीसरा विधायिका। तो क्या क्या काम है तीनों का? देखिए, तो देखिए 3 प्रकार की व्यवस्था हमारे देश में लागू है। पहली होती है व्यवस्थापिका, जिसको आप विधायिका बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरी होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्याय। व्यवस्थापिका वो चीज होती है जहाँ पे कानून बनता है, जैसे सदन, संसद या विधान, वहाँ पे क्या होता है, कानून। लेकिन कानून तो बन गया, मान लीजिए कानून बन गया कि 18 वर्ष के लोगों को वोट देना है। ठीक है, तो ये लागू कौन करवाएगा? कार्यपालिका कोई सरकार होती है, गवर्नमेंट। यानी कार्यपालिका राष्ट्रपति होता है, उसका सर्वे सर्व, और राष्ट्रपति के हक के अधीन ही कार्यपालिका काम करती है। यानी एक प्रधानमंत्री से लेके एक छोटा मंत्री और साथ ही में वो सारे कर्मचारी भी कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, जो इसमें भागीदार होते हैं, इस कानून में लागू करवाने में सहयोग देते हैं। तो वो हो गया कार्यपालिका। लेकिन अगर व्यवस्थापिका ने कोई कानून गलत बनाया तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं। अगर कार्यपालिका भी आपको, मान लीजिए आप 18 साल के वोट दे दिए, वो आपको जबरन पकड़ लेती है, तो आप किसका श्रम लेंगे? न्यायालय। तो ये हो गया न्यायालय। ये वास्तव में कार्नवालिस ही पहला ऐसा था कि इसमें न्यायालय को अलग कर दिया, यानी न्यायालय का काम सिर्फ न्याय करना है। तो इसी प्रकार ये कार्नवालिस की पद्धति थी, जिसको कहते हैं कार्नवालिस संहिता। कार्नवालिस संहिता, इसमें लिखने के लिए क्या आता है? 1793 ईस्वी में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया। देखो, न्यायपालिका को पृथक कर दिया। 1793 कार्नवालिस से पहला व्यक्ति था जिसने एक न्यायालय को, न्यायपालिका को अलग कर दिया कार्यपालिका से। ये पहला व्यक्ति ऐसा था। कार्नवालिस के काल में उस समय बंगाल में, उस समय वो बंगाल में गवर्नर जनरल था। तो
क्योंकि ब्रिटिश सरकार को दीवानी का अधिकार प्राप्त था, तो किसके साथ व्यवस्था की जाए, तो बंगाल में उन लोगों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर दिया। कौन सी व्यवस्था? जमींदारी व्यवस्था। 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमीन का जो भूस्वामी है, जमीन का जो मालिक है, वो बना दिया जमींदार, और उनको ये कहा गया कि आप 10 वर्ष तक जमीन के मालिक रहेंगे। यानी जमीन का जो मालिकाना हक है वो जमींदारों को देकर 1790 ईस्वी में जमींदारी प्रथा को लागू किया। जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसी को स्थायी बंदोबस्त कर दिया। इसको कहते हैं, ये लिखने को भी आता है स्थायी बंदोबस्त, यानी जो भू राजस्व व्यवस्था है उसमें जमींदारों को एक मालिकाना हक मान लिया गया। ठीक है, जमींदारों को मालिकाना हक मान लिया गया। 1793 ईस्वी में स्थायी भूमि व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत यानी भूमि वसूल करने का अधिकार स्थायी रूप से किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी मृत्यु भारत में हुई। उसकी समाधि भी है गाजीपुर में उसकी समाधि है। कॉर्नवालिस के बाद अब गवर्नर जनरल बन के आते हैं सर जॉन शो। ये गवर्नर जनरल वहीं से लंदन से ही आते थे बनकर यहाँ पर, उनको भेजा जाता था, लंदन से ही इनको भेजा जाता था। और सबकी अलग अलग नीति थी। जैसे कॉर्नवालिस ने कुछ काम करके वो तो चले गए, लॉर्ड क्लाइव भी चले गए। अब आते हैं सर जॉन शो। जॉन शो को भारतीय राज से कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए उनकी जो नीति थी हस्तक्षेप, मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं करना था। तो सर जॉन शो 1793 से 1798 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1798 सर जॉन शो जो भारत में गवर्नर जनरल रहे, इनकी जो भारत में नीति थी वो थी हस्तक्षेप की। इन्होंने भी भूमि राजस्व व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, यानी जमींदार को मालिक समझा गया था, वही इन्होंने भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन लोगों ने जमींदार को ही मालिक समझा इन्होंने। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बन के आए। इन्होंने एक नई नीति भारत में दी। जब वो गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने एक नया चीज भारत में एक नई नीति लेके आए, जिसको इतिहास में सहायक संधि के नाम से भी जानते हैं। सहायक संधि प्रणाली। सहायक संधि प्रणाली इनकी थी और सहायक संधि प्रणाली
के तहत इन्होंने जो भारतीय राज्य थे उनसे इन्होंने जबरन समझौता किया। उस समय देखिए युद्ध तो होते ही थे, राज्यों में युद्ध होते थे, अंग्रेज भी युद्ध करते थे। तो इन्होंने ऐसे राज्यों से समझौता किया कि उनको अंग्रेजी सेना इस सहायक संधि के तहत अपने राज्य में रखनी थी और उसका खर्चा भी देना होता था। तो कई ऐसे राज्य थे जिनके साथ इन्होंने सहायक संधि की। उस संधि के तहत अंग्रेजों की जो सेना थी, अंग्रेजों की देखिए अलग सेना थी, बाकी राज्यों की जैसे मराठा राज्य हुए उनकी अलग सेना है, अवध राज्य है उनकी अलग सेना है, बंगाल था पहले उनकी अलग सेना थी। तो इन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी सेना है उसको आपको रखना पड़ेगा और उसका खर्चा भी उसी राज्य को देना पड़ेगा जबरन। और इसके लिए दूसरी चीज, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में अंग्रेजी सेना लेना जरूरी है, यानी बफर सिस्टम, मध्यस्थता कराना जरूरी है। एक ऐसा राज्य था अवध राज्य, उसका तो इन्होंने बफर यानी मध्यस्थता करके उस राज्य को ही खत्म कर दिया। अंत में बार बार उस राज्य से पैसा लेते रहे, अवध राज्य से। तो इस सहायक संधि के तहत इन्होंने सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद राज्य को जो सहायक संधि के तहत अपने अंतर्गत ले लिया। हैदराबाद या निजाम, इन्हीं के काल में हमने बताया था आपका कि टीपू सुल्तान का युद्ध बिगड़ा गया था, मैसूर का चौथा युद्ध, आन मैसूर। 1799 में मैसूर पे कब्जा कर लिया गया था। मैसूर पर कब्जा कर लिया गया। लॉर्ड वेलेस्ली के ही काल में मैसूर पर कर लिया गया कब्जा। इन्हीं के काल में 1801 में अवध राज्य का भी अधिग्रहण किया गया। तो इस प्रकार इस सहायक संधि से कई राज्यों का अधिग्रहण कर लिया। और इस नीति को लाने वाले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, ये गवर्नर जनरल थे। एक तो इन्होंने ये काम किया। दूसरा, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक कॉलेज बनाया। ये कॉलेज बनाया फोर्ट विलियम कॉलेज। और इस कॉलेज को बनाया था उन्होंने जो सिविल सर्विसेज की नियुक्ति होती थी उनके प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए। आज भी सिविल सर्विसेज को प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ पे दिया जाता है? लवासना लाल बहादुर शास्त्री। लवासना का फुल फॉर्म बताओ। लाल बहादुर शास्त्री और प्रशासनिक से मसूरी पहले बोलो, लाल बहादुर शास्त्री बाद बताओ, ठीक है? बाकी लोग नहीं ना जान रहे हैं, आप अपने अनुसार मत 60 पे कीजिए, बताइए। हम और भी लोग बैठे हैं, ठीक है? देखिए मसूरी में होता है, ठीक है? तो वैसे ही लॉर्ड वेलेस्ली पहला ऐसे व्यक्ति था जिसने सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में ये प्रशिक्षण के लिए, सिविल सर्विस के प्रशिक्षण के लिए। प्रशिक्षण के लिए ये किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के ही काल में अंग्रेजों ने मराठा से दूसरा युद्ध लड़ा था। उस समय मराठा के पेशवा कौन थे? उस समय तो तभी तो बताया गया है। मराठा के पेशवा कौन थे जब लॉर्ड वेलेस्ली? बाजीराव सेकंड, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव सेकंड थे जब ये 1802 ईस्वी में संधि करते हैं, ठीक है? 1802
2 ईस्वी और 3 मतलब उसमें पूरा उन्होंने मराठा साम्राज्य को पराजित कर दिया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली के समय अंग्रेजों और मराठा का युद्ध हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के इस समय में मैसूर राज समाप्त हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका ये एक ही साल रहते हैं 1805 ईस्वी तक। इनका भी कोई विशेष योगदान भारतीय राज्य में नहीं पड़ा। इन्होंने भी हस्तक्षेप यानी किसी राज्य को छेड़ा नहीं, न कोई विशेष आक्रमण किया। तो सर जॉर्ज बार्लो। इसके बाद आते हैं गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड मिंटो। इनका इंपॉर्टेंट है 1807 से 1813। सर जॉर्ज बार्लो, इनका काल लिख लीजिए 1803 से 1805 तक। सर जॉर्ज बार्लो 1803 से 1805 से 7। हाँ सॉरी 1805 से 7, 1805 से 7 है सर जॉर्ज बार्लो। 1805 से 1807। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इनका साल है 1807 से 1813। इन्होंने एक राजा से संधि की थी, बहुत फेमस संधि, जिसको हमने पढ़ाया भी है। आप बताइए किस राजा से की? राणा रणजीत सिंह से। उस संधि को क्या के नाम से जाने जाते हैं? अमृतसर की संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1809 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो जब राजा थे, मतलब गवर्नर जनरल थे, तो उस समय उन्होंने रणजीत सिंह पर आक्रमण की नीति अपनाई। पहले उन्होंने एक मराठा सरदार थे मल्हारराव होलकर, उनका पीछा किया। राणा रणजीत सिंह को जब क्या कहते हैं, उन्होंने मल्हारराव होलकर को सहयोग दिया तो अंग्रेज पंजाब में घुस गए और 1809 ईस्वी में एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई राणा रणजीत सिंह से, अमृतसर की संधि। इस संधि के तहत पश्चिम का भाग यानी सतलज नदी को एक पैमाना माना गया था। पश्चिम में रणजीत सिंह को दे दिया और उसके पूरब में अंग्रेजों ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया था लॉर्ड मिंटो के काल में। तो ये उस समय के एक ही घटना बहुत इंपॉर्टेंट के काल में थी। लॉर्ड मिंटो के बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग इनका काल है 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 गवर्नर जनरल बन के आए लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823। लॉर्ड हेस्टिंग की जो नीति थी वो साम्राज्यवादी। जब हम साम्राज्यवादी विरोध कहते हैं कि उनका मतलब है राज्य को जीत कर मिला लेना, यानी कई राज्यों को जीत कर उसको मिला लेना, ये उनकी नीति थी। तो 1813 ईस्वी में आते ही उन्होंने उस समय पिंडारी लोग होते थे, पिंडारियों को दमन करने के लिए अपने कई अधिकारी भेज दिए। पिंडारियों का दमन किया जाता। पिंडारी एक जनजाति होती थी जो मध्य भारत और पश्चिम यानी महाराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में लोग रहते थे। पिंडारी और पिंडारी लोगों की ये पिंडारी जनजाति होती थी। पिंडारी लोगों की सहायता से ही मराठे लोग लूटपाट करते थे, गोरिल्ला युद्ध वाला लूटपाट करते थे। इसीलिए जब पिंडारियों का पर हमला किया गया, इसीलिए तीसरा अंग्रेजों से आंग्ल और मराठा युद्ध भी हो जाता है। इसीलिए तो इन्होंने पिंडारियों का दमन किया। इन्हीं के काल में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तीसरा।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा का जो शासक था बाजीराव द्वितीय, उसको गद्दी पर उतार दिया गया। कहाँ पे भेज दिया गया? उसको उतार कर एक जगह भेज दिया गया पेंशन देकर। बाजीराव द्वितीय को कानपुर बिठूर के बिठूर में भेज दिया गया। 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन, यानी मराठा राज जो शिवाजी के समय पे था, उसके इस समय ये खत्म हो जाता है। यानी इस महाराज को अधिग्रहण कर लेते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, और मराठा का एक छोटा सा हिस्सा, मराठा राज्य का एक छोटा सा जो हिस्सा है सतारा, वो सतारा में देके प्रताप सिंह, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग के ही काल में एक और युद्ध लड़ा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों से नेपाल का, आंग्ल नेपाल। 1814 से 1816 के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। 1800 और आंग्ल नेपाली एक संधि होती है सुंगरौली की 1816 ईस्वी में। एक मिनट बंद करिए आज। चलिए सर। तो देखिए नेपाल से युद्ध होता है, नेपाल की पूरी कहानी है इसकी। लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज लोग काठमांडू तक पहुंच जाते हैं, और आज का जो नैनीताल आप जो उत्तराखंड में है, उस नैनीताल को ये लोग जीत देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक संधि होती है 1816 ईस्वी में, संगोली की संधि। अब हम पूछते हैं इससे पहले भी संगोली की संधि हुई थी तब? 1750 ईस्वी। देखिए कोई तो उत्तर बोला 1750 ईस्वी। यही देखिए पढ़ना है। 1816 में यहाँ पे संगोली की संधि हुई, और इस संधि में नेपाल के कई क्षेत्र भारत को मिले, और जो 1750 में हुई थी उसमें पेशवा सर्वे सर्वा बन गया था। ठीक है, कल ही बताए। तो देखिए दोनों ही नाम 1816 में ये संगोली की संधि हुई, इससे नेपाल के नैनीताल और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो भारत में मिल गए थे। तो 1813 से 23 ईस्वी, इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड एडम्स। लॉर्ड एमहर्ट 1823 ईस्वी। लॉर्ड एमहर्ट 1823 से 1828 ईस्वी लिख लीजिए। 1823 से 1828 लॉर्ड एमहर्ट। देखिए जब अंग्रेज लोग थे तो उस समय उनकी आलोचना की जाती थी प्रेस में। तो जब लॉर्ड एमहर्ट बैठा गद्दी पर तो उसने प्रेस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया। लेकिन यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि यही पहला गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आता है कि प्रेस पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो वो लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली सबसे पहले लगाया था, लॉर्ड वेलेजली। इसने लगाया था प्रेस पर प्रतिबंध 1800 ईस्वी में। लेकिन 1823 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड एमहर्ट गद्दी पर प्रेस पर प्रतिबंध का मतलब होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी पेपर में उनकी आलोचना न। इससे क्या होगा, जनमानस यानी जनता के पास ये
अगर खबर पहुंचेगी तो जनता क्या होगा, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रतिबंध लगाया गया 1823 ईस्वी। ठीक है, लॉर्ड एडम्स ने। अब इसके बाद गद्दी पर लॉर्ड एडम्स नहीं तो लिख रहे, लॉर्ड एडम्स के 1823 ईस्वी, इसको एडम्स ही करिएगा, लॉर्ड एडम्स। इसके बाद गद्दी पर बैठते हैं 1823 से 1828 लॉर्ड एमहर्ट। ये गद्दी पर बैठते हैं 1823 से 1828 ईस्वी में लॉर्ड एमहर्ट गद्दी पर बैठते हैं। लॉर्ड एमहर्ट जब गद्दी पर बैठते हैं तो जो आप म्यांमार देख रहे हैं, बर्मा, उसके साथ अंग्रेजों ने अपना पहला युद्ध लड़ लिया। पहला युद्ध होता है बर्मा, यानी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध 24 से 26। लॉर्ड एमहर्ट के कारण पहली बार आंग्ल बर्मा युद्ध। मुगल राजा यानी दिल्ली पे 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और लेकिन मुगल राजा को नाम मात्र का शासक बनाया। वो इसलिए नहीं हटा रहे थे कि जनता विद्रोह कर सकती है। तो लॉर्ड एमहर्ट पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो बराबरी से मिला, और उस समय के राजा थे अकबर द्वितीय। इसके पहले गवर्नर जनरल अगर राजा से मिलते थे तो बराबरी से नहीं मिल पाते थे मुगल राजा से, एकदम बराबरी के सीट पे नहीं। तो पहला ऐसा गवर्नर जनरल था, पहला गवर्नर जनरल जो मुगल शासक से बराबरी से मिला। पहला ऐसा गवर्नर जनरल। इसी के काल में एक जगह और विद्रोह हुआ था, बैरकपुर 1824। बैरकपुर में विद्रोह का कारण ये था कि उस समय भारतीय सैनिकों को समुद्र के पार नहीं भेजा जाता। अगर समुद्र के पार भेज दिया जाता था तो ऐसा माना जाता था कि उनको धर्म का उल्लंघन, यानी वो अपने धर्म में, अपने समाज में उनको स्थान नहीं मिलता था। तो इन्हीं के काल में 1824 ईस्वी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। बैरकपुर, ये बैरकपुर एक छावनी है, ये वही छावनी है जहाँ पे कभी मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ये कहाँ पे है? कलकत्ता में, इस समय कोलकाता में। ठीक है, ये वहीं पे 1824 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग 5 क्या बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बहुत समाज सुधारक माने जाते हैं। जब ये गवर्नर जनरल बन के आए थे तो भारत में समाज सुधार आंदोलन चलाया जा रहा था। आप बात मत करिए, समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत किसे कहा जाता है? आपने हाथ उठाया, मैंने क्यों हाथ उठाए सर? हाँ हाँ, मैंने बोला थोड़ी ना। किसको कहा जाता है भारत में? किसको कहा जाता है? समाज सुधार आंदोलन के अग्रदूत या नवजागरण के पिता किसको कहते हैं? राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो उस समय जब ये आए थे तो राजा राम मोहन राय थे, क्रांति कर रहे थे, सामाजिक क्रांति जिसको कहते हैं। और इन्हीं के समय राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही इन्होंने एक अधिनियम पारित किया और सती प्रथा 1829 में सती प्रथा 1819
ये पहले बंगाल में लागू हो गया, बाद में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में ये लागू कर दिया गया। इन्हीं के काल में 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का हुआ। कर्नल स्लीमन 1830 कर्नल स्लीमन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत हो गया। ये जब गवर्नर जनरल आए तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में भेदभाव समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था कि कोई भी सिफारिश से नौकरी पा जाता था सिविल सर्विस में या कहीं। इन्होंने एक धारा बनाया 87, अब योग्यता के आधार पर ही पद दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आज होती है, आज आप एग्जाम में बैठेंगे, रिटन क्वालिफाई, प्री रिटन और इंटरव्यू तब होगा ना, वैसे ही उन्होंने भी योग्यता आधार पे क्या कहते हैं शुरुआत की। आप बताइए कि ऐसा कौन सा शासक था सल्तनत काल में जिसने योग्यता के आधार पे पद दिया? आप बताइए, पीछे नहीं मालूम, लेकिन बात तो बहुत करते हैं आप। है भाई, यही मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप बंद करिए जरा, आप लोग बंद करिए, बंद करिए। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा शासक था जिसने योग्यता के आधार पर किया था। वैसे ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक धारा जोड़ दी थी, धारा 87, और धारा 87 के तहत ही इन्होंने योग्यता के आधार पे पद। उस समय से जब अंग्रेज थे तो भारत की जो शिक्षा थी वो अरबी भाषा, फारसी भाषा, हिंदी भाषा में, संस्कृत में। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही पहली बार जो शिक्षा है अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम माना गया उच्च शिक्षा की। इन्होंने क्या किया कि उच्च शिक्षा की जो भाषा है उसको अंग्रेजी माध्यम बनाने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्हीं के काल में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। 1835 ईस्वी में इन्होंने एक कमेटी गठन की थी। उस कमेटी में सुझाव माना गया था कि भारत में जो शिक्षा है, पढ़ाई जो किया जाए किस भाषा में। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो ग्रामीण स्तर पे है वो तो देसी भाषा ठीक है, लेकिन बाकी उससे जो ऊपर है उसको अंग्रेजी शिक्षा कर देनी चाहिए। तो जो हम लोग आज इंग्लिश पढ़ते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक की ही देन है। ठीक है, इन्हीं के काल में बस सर ये लागू किया गया था 1835 में। और इन्हीं के काल में ही पहला मेडिकल कॉलेज भी बना था कलकत्ता। पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में 1835 में पहला मेडिकल कॉलेज बना कलकत्ता में। 1835 ईस्वी में पहला मेडिकल कॉलेज बना कलकत्ता। तो इनका श्रेय बहुत था। 1828 से 1835 तक ये गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आए चार्ल्स मैकडाउ 1835 से 1836 तक। 1835 से 1836 चार्ल्स मैकडाउ। समाचार पत्रों का धारक। इन्होंने प्रेस से प्रतिबंध हटा दिया, इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इन्होंने पहले पूरा प्रेस स्वतंत्र कर दिया, पूरी तरीके से प्रेस स्वतंत्र है। आज भी देखिए प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन आज भी जो कानून उन्होंने बनाया था प्रेस पे कि कोई प्रेस किसी के खिलाफ था, वो कानून अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया।
प्रेस स्वतंत्र तो है, जनता का अधिकार में तो है अनुच्छेद 19 में, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऐसा भी स्वतंत्र नहीं है कि कोई किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सके। लेकिन इन्होंने उस समय खत्म कर दिया था चार्ल्स मेटकाफ ने, इनका काल 1 ही साल का रहा। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से भारत में जाने हैं। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, लॉर्ड ऑकलैंड। इनके काल में ही अंग्रेजों ने अफगानी से युद्ध छेड़ दिया और वो युद्ध छेड़ा, उसमें शाह शुजा को राजा बनाना था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजों को फायदा नहीं हुआ, बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। पहली बार इतना अधिक आर्थिक नुकसान किसी युद्ध में हुआ तो अफगानों से युद्ध लड़ने में अंग्रेजों का हो गया। ये युद्ध चला करीब 4 साल, 1838 से 1842 के बीच। अफगान युद्ध ये चला। इन्होंने ही शेर शाह सूरी ने जो रोड बनाया था, ठीक है, उसी को इन्होंने जीटी रोड बनाया। शेर शाह सूरी मार्ग को जीटी रोड बना नाम जीटी रोड नाम दे दिया। और इन्हीं के काल में ही पहली बार इन्हीं के ही काल में जो है पहली बार जो ग्रैंड ट्रंक रोड बना था उसका विस्तार भी किया गया, थोड़ा सा आगे चल के विस्तार भी कर दिया गया था, जो शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड एलन बरो और उनका काल है 1842 से 44। लॉर्ड एलन बरो 1842 से 1844। इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योग है। पहली बार तो इन्होंने एक राज जीत लिया, सिंध राज जीत लिया। सिंध कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान का। जो सिंध को जीतने का श्रेय जाता है एलन बरो को। 1843 सिंध विजय। इन्हीं के काल में भारत में एक प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी, दास प्रथा, उसको खत्म कर दिया। दास प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी। दास प्रथा को समाप्त किया गया धारा 5 के तहत। धारा 5 के तहत इन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया, लॉर्ड एलन बरो। इसके बाद अब देखिए दास प्रथा आज भी समाप्त है, ठीक है। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया है वही कानून आज भी लागू है। इन्होंने जो बना दिया वही चीज़ आज भी लागू है। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ये 1844 से 1848। देखिए एक प्रथा भी बहुत पहले से इतिहास में चली आ रही थी, बलि प्रथा, नर बलि प्रथा। इनके काल में नर बलि प्रथा पे रोक लग गया है। नर बलि प्रथा बहुत पहले से चली आ रही थी, उस पर रोक लगा दी गई। पहली बार रोक लगाने का श्रेय आता है लॉर्ड हार्डिंग।
ये अंग्रेजों ने ही बनाया था और यही इनके ही काल में अंग्रेजों ने राणा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद वहाँ पर राज्य में अपना अधिकार जमाने के लिए एक संधि की थी 1846 लाहौर की संधि। इस संधि से अंग्रेज रेजिडेंट अमृतसर में लाहौर में उसकी मृत्यु हो गई। रेजिडेंट लाहौर में मृत्यु हुई। लाहौर की संधि 1846 में लॉर्ड हार्डिंग के बाद। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल भारत में बन के आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल के बारे में हमने अभी तक बताया, उसमें सभी गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी सर्वश्रेष्ठ। उसने कई नीतियां भारत में बनाई और कई सुधार भी किए। उसके बहुत से सुधार हुए लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे पहले तो उसने शिक्षा पे बहुत सुधार किया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए उसके काल में एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट का नाम है चार्ल्स वुड का रिपोर्ट। ठीक है, चार्ल्स वुड का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था? प्राथमिक शिक्षा को देसी माध्यम से, देसी भाषा के माध्यम से, यानी जो प्राथमिक प्राइमरी की शिक्षा है उसको देसी भाषा। उच्च शिक्षा, इसमें यूनिवर्सिटी तक की बात की। पहली बार इसमें उच्च शिक्षा की बात की गई। उच्च शिक्षा में कहा गया कि उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में देना चाहिए और भारत में 3 विश्वविद्यालय का गठन होना चाहिए। मतलब सुझाव दिया था। ये विश्वविद्यालय गठन नहीं हुए थे, ये कहा गया था उच्च शिक्षा अंग्रेजी में। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर भारत में विश्वविद्यालय बनाया जाए, इसने कहा। लेकिन भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है वो अगले गवर्नर जनरल के काल में बना था, लॉर्ड कैनिंग के काल। इसलिए सुझाव दिया गया कि ऐसा होना चाहिए। तो चार्ल्स वुड का ये सुझाव आया था इनके काल में। इन्हीं के काल में भारत में पहली बार रेल चली थी। आप लोग को मालूम ही होगा, 1853। ठीक है, सभी ज़्यादातर लोग मालूम। इन्हीं के ही काल में पहली बार डाक तार प्रथा मतलब व्यवस्था लागू की गई थी। डाक व्यवस्था लागू की गई थी 1852 में। इन्हीं के काल में पहली बार बिजली का तार लगा था, विद्युत तार। उनके काल में, इन्हीं के काल में रेल चली गया था पहली बार, पुणे से थाना। ठीक है, और इन्हीं के काल में डाक व्यवस्था लागू की गई थी। इन्हीं के काल में पहली बार डाक व्यवस्था लागू की गई थी, लॉर्ड डलहौजी के ही काल में। इन्हीं के काल में पहली बार सिक्किम को जीत लिया गया था। सिक्किम को
सिक्किम पर विजय पाई गई थी 1850 ईस्वी में। सिक्किम राज्य को जीत गए। पर विजय 1850 ईस्वी में सिक्किम पर विजय हुआ था। इन्हीं के काल में पंजाब राज, हमने पढ़ाया है कि पंजाब के अंतिम शासक कौन थे? दिलीप सिंह। दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया था। उनसे एक संधि कर, मतलब एक युद्ध में हरा दिया गया था। वो युद्ध था गुजरात का युद्ध। 3 युद्ध लड़े गए थे और 1852 ईस्वी में पंजाब राज्य को जीतकर अंग्रेजों ने अपने सम्राट में 1852 में पंजाब राज्य की विजय। ईस्वी में पंजाब राज्य की विजय इन्हीं के कारण हुई। इन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया जिसको इतिहास में व्यक्तिगत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्तिगत सिद्धांत यानी राज्य को हड़पने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत बनाया था जिसको कहते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत के मतलब उस समय 3 तरीके के राज होते थे। एक राज्य था जो मुगल के भी अधीन नहीं थे, मुगल के भी अधीन नहीं थे, ना ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। तो वो राज, व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब होता है कि गोद प्रथा का निषेध। तो यानी ऐसे राज, पहले राज को तो अनुमति थी जो राज मुगल के अधीन नहीं थे या ब्रिटिश सरकार की, ऐसे राज गोद प्रथा दे सकते हैं। दूसरा राज ऐसा था जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, उनको भी अनुमति मिली थी। तीसरा ऐसा राज था कि जिसको ब्रिटिश सरकार ने जीता था, उन राज्यों पर उन्होंने एक नियम लागू कर दिया, गोद प्रथा का निषेध। गोद प्रथा का निषेध। और 1848 ईस्वी में सतारा पहला ऐसा राज्य था। सतारा राज्य को इन्होंने अधिग्रहण कर दिया, यानी वहाँ पे राजा के वैलिड संतान नहीं थी, उन्होंने बच्चे को गोद दिया था, इसलिए ये राज्य को इन्होंने हड़प दिया डलहौजी ने। तो सतारा, जयपुर, संभलपुर, बघार, उदयपुर ये राज्य थे। झांसी, ये सभी राज्य थे जिनको इन्होंने गोद प्रथा के निषेध के आधार पर इन्होंने राज्य को हड़प लिया था और इसी कारण इनका विरोध भी हुआ था। आगे चल के जब 1857 की क्रांति हुई थी, जहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विरोध कर दिया था, मराठों ने विद्रोह, नाना साहब ने विरोध कर दिया था, पेशवा ने विरोध कर दिया था। तो ये नीति थी। इन्होंने एक राज्य को और हड़पा था कुशासन के आरोप में। अवध 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाया गया। कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध राज को हड़प लिया। 1856 ईस्वी इन्होंने अवध राज को हड़प दिया। 1856 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने कई नियम भी बनाए थे, कई देन भी थी, कई
राज्यों को इन्होंने हड़प भी लिया था। और एक राज्य ऐसा था कि लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उस राज्य को हड़पा तो इन्होंने, लेकिन उसको वापस करवा दिया। और वो राज्य था करौली का राज्य। करौली के राज्य को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में बैठती थी, जो कंपनी के डायरेक्टर थे, उन्होंने डलहौजी की इस नीति को नहीं माना और करौली राज्य को उन्होंने वापस कर दिया था। तो ये 1848 से 1856 के बीच का ये जो गवर्नर जनरल थे, उनका ये कार्यकाल था। इस कार्यकाल में उन्होंने कई कार्य किए। किसी ने सिंध जीता, किसी ने नेपाल जीता, किसी ने सिक्किम जीता। इनके भी काल में बर्मा का दूसरा युद्ध हुआ था। 1852 ईस्वी में आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया, दूसरा ये लड़ा गया। इनके काल में आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया 1852 ईस्वी में, इनके काल में लड़ा गया। तो ये 1856 तक गवर्नर जनरल के काल में भारतीय इतिहास का ये पाठ था। उस दौरान देखिए, अंग्रेज लोग जब आए थे तो उनकी आर्थिक नीति क्या थी, वो यहाँ पर कैसे उन्होंने 1856-57 तक उनकी व्यवस्था, आर्थिक नीति कैसी रही। पहले वो क्या करने के लिए आते थे? कपड़े का व्यापार करने के लिए आए थे। तो कपड़े 1600 ईस्वी में कंपनी बनी थी। 1600 से 1757 करीब 150 साल उन्होंने कपड़े का व्यापार किया, सिले सिलाया वस्त्र खरीदा और जीता, मतलब लेके और बेच दिया इसको। लेकिन 1757 ईस्वी में जब 82 का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद और उसके बाद बक्सर युद्ध, उसके बाद उनकी आर्थिक नीति में बदलाव आता है। वो क्या करते हैं, क्योंकि युद्ध को जीत देते हैं तो शासन भी उनके हाथ में आ जाता है बंगाल का, इसलिए ये कपड़े बहुत जबरन सस्ते खरीदते हैं और इसको बेचने लगते हैं। तो पहला जो उनकी क्या कहते हैं, उनकी जो नीति थी, आर्थिक नीति, आर्थिक नीति जो पहली थी वो थी वाणिज्यिक पूंजीवाद। पूंजीवाद इसका मतलब ये होता है, वाणिज्यिक मतलब होता है व्यवसाय, पूंजी मतलब होता है इन्वेस्ट करना, पैसे को लगाना। इकोनॉमिक्स की ये भाषा है, पैसे को लगाना। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ कपड़े खरीदे, पैसे वो लाए। पहले वो खुद सोना लाते थे। हमारे सिक्के देखिए, भारतीय लोग उनसे जो पैसा लेते थे वो सोने के रूप में लेते थे, सोने के रूप में लेते थे। 1757 तक यही चलता था, उनको भारतीय लोगों को सोना मिलता था। लेकिन जब युद्ध जीता तो उनको वो लोग टैक्स लेने लगे, भारतीयों से टैक्स लिया, पैसा लिया और उसी पैसे का सामान खरीदा। ठीक है, जैसे हम आपसे हाउस टैक्स ले लें और आप ही से आपके खेत का अनाज भी खरीद लें, ठीक है, उसी पैसे से। तो अंग्रेज की जो रणनीति थी 1757 के बाद ये बनती, तो यही के पैसे से, इसी के सिक्के से कपड़े खरीदते थे और यही ले जाते। उसके बाद 1757 से 1813 तक तो इनका यही काम था, ज़्यादातर ये पैसा लगाते थे, ले जाते थे। अब दुनिया में परिवर्तन आया। परिवर्तन क्या आया? खोज, किसकी खोज हुई? आपके इंजन की खोज हो गई। ठीक है, इंजन का जब खोज हुआ तो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने लगी। तो जब इंडस्ट्री लगती है, उद्योग,
तो उद्योग जब भी लगता है, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या बताइए, आप बताइए, अब बताइए। मान लीजिए हमारे को उद्योग हमने लगाया, हम बहुत सरल भाषा में कहें, और हमको अब 4 चीज़ ऐसी बताइए कि हमारा उद्योग फेमस डेवलपमेंट हो जाए। पहली चीज़ तो सर उसकी डिमांड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, क्योंकि कौन बताएगा, हाथ उठाए, चलिए आप बताइए। सर पहले तो जमीन चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, फिर कच्चा माल और श्रम। श्रम। कच्चा माल चाहिए। अभी भी पूरा नहीं हुआ, सबसे मेन चीज़ तो बता ही नहीं। डिमांड एंड सप्लाई। चलिए वो भी ठीक है, इसमें जुड़ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताया ही नहीं। मशीनरी। मशीनरी नहीं, और आप लोग बताइए कौन सी चीज़ चाहिए, 4 बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए एक इंडस्ट्री को। पहले क्या चाहिए? जी जी, चलिए वो बताए। वो पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मार्केट। बाजार चाहिए। मार्केट नहीं रहेगा तो हमारा माल कहाँ बिकेगा? घर पे रखेंगे। मैंने वही तो बोला सर, डिमांड, जब डिमांड होगी तभी किसी चीज़ को लगाएंगे मतलब ना। बाजार नहीं होता है, आप खुद हिंदी बोलिए। डिमांड मतलब आवश्यकता होता तो है। बिना आवश्यकता के कौन खरीदेगा सर? आप गलत कह रहे हैं, बंद करिए। गलत लॉजिक कर रहे हैं यार, लॉजिक बंद, गलत टॉपिक करिए, समझ गए? डिमांड बाजार नहीं होती है। डिमांड क्या होता है? डिमांड, आपको डिमांड है तो आप बाजार हो गए सर, तभी तो हम खरीदेंगे। तो आप पर्यायवाची मत बोलिए, वहाँ डिमांड ऑप्शन नहीं है, सीधे सीधे बताइए। तो ऐसा बोलिए ना कि सरल लैंग्वेज में बताएं, लोगों को समझ में आए। उद्योग के लिए कच्चा माल चाहिए, जगह चाहिए, जमीन चाहिए, ठीक है, पूंजी बहुत जरूरी चाहिए। 1 2 3 तो बहुत जरूरी है, लेकिन बाजार चाहिए, जहाँ बिकना चाहिए, ठीक है, ये बाजार चाहिए। हम ये चीज आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में ही हुई, इंग्लैंड में ही बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, उस समय इंग्लैंड में ही इंडस्ट्री लगी, उद्योग लगा इंग्लैंड में। तो जब इंग्लैंड में उद्योग लगा तो कंपनी यहाँ पे व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय बहुत फेमस था, पूरे यूरोप में जाता था, दुनिया में जाता था, सदियों से जाता था, सदियों से सिंधु घाटी सभ्यता से भारत कपास का वो था। तो इस समय जब भारत में, इस समय जब औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में हुई तो अंग्रेजों ने इंडिया की नीति में परिवर्तन कर दिया। देखिए ये आपको फुल क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप ऐसे समझिए, इसको आपको लिखने के लिए आएगा पूरे फुल क्वेश्चन कि आखिर उनकी नीति में बदलाव क्या हुआ। उन्होंने जो माल वो खरीदते थे, कपड़े खरीदते थे, वो इंग्लैंड में या बाहर बेचते थे, अब उन्होंने इसका बंद करवा दिया। अब अधिक से अधिक कच्चा माल को इंग्लैंड ले गए, कच्चा माल ले गए, ठीक है। दूसरी उनकी जो नीति थी उसमें बदलाव आया, ठीक है, अब बदलाव आया उनका, और उनकी नीति आ गई जो है औद्योगिक पूंजीवाद। कौन सा आ गया? मतलब अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पूंजी को व्यवस्था करने लगे। अब यहाँ से देखिए, दुनिया में जब हम लोग जागृति पढ़ते हैं तो ये आप हमेशा याद रखिए पढ़ते समय कि कौन चीज़ कहाँ ज़्यादा पैदा होती है। कपास भारत में और चाइना में, ये दो जगह बहुत पैदा होता है। तो उस समय इंग्लैंड लोग भारत में कब्जा किए थे, इसलिए कपड़े की मांग पूरी दुनिया में ज़्यादा थी। तो उस कपास का अधिक से अधिक कच्चे माल के रूप में इंग्लैंड ले जाना, तो कच्चा, उनके पास पैसा था, पैसा तो ये 150 साल में ही वो कमा लिए। इतनी लूट भारत में हुई कि पैसा ले गए, इंग्लैंड के अमीर बन गए, रोज कंपटीशन हो गया है यहाँ पे, पैसा लेते गए यहाँ से। और अब उल्टा हो गया, यहाँ से वो सोना ले जाने लगे, जो पहले सोना लाते थे अब वो कुछ सोना से यहाँ ले जाने लगे, और कच्चा माल ले गए, कच्चा माल यहाँ से ले गए और वहाँ पर उन्होंने कपड़े बनाया, कपड़े बनाकर फिर यहीं पे बेचने लगे। यानी जो बाजार था वो इंडिया का ही बना दिया, ठीक है। बाजार किसको बना दिया?
भारत को, ठीक है। इसीलिए तो जब असहयोग आंदोलन या गांधी जी या सबने आंदोलन किया तभी तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी, क्योंकि यहाँ इतने कपड़े आने लगे थे कि भारतीय जो है अब आप खुद सोचिए कि भारतीय लोगों के पास तो उद्योग था नहीं, हथकरघा हाथ से बनाते थे, तो कोई हाथ से बना हुआ कपड़ा और कोई फैक्ट्री में बने हुए कपड़े में बहुत अंतर होता है। सबसे ज़्यादा अंतर होगा उसके कॉस्ट से, तो वो कपड़ा जो आता था इंग्लैंड से वो बहुत सस्ता होता है, इसलिए ये ज़्यादा बिकने लगा भारत में ज़्यादा। लेकिन एक हाथ बनाने वाला कारीगर कभी धनी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एक पूंजीपति रहेगा उद्योग वाला वो अधिक से अधिक कपड़े बनाएगा, वो बेचेगा। वैसे ही इंग्लैंड में अधिक से अधिक वहाँ कपड़े को बनाया गया और भारत में वो बेचा गया। तो 1813 से 1800 लगभग 57 तक इन्होंने उद्योग की यानी उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया और अधिक से अधिक उद्योग की बनी हुई वस्तुएं यहाँ तक कि भारत में भी उन्होंने इंडस्ट्री लगा दी, भारत में भी उद्योग लगाए। उन्होंने चाय का उद्योग यहीं पे लगाया, असम में ही लगाया चाय का उद्योग 1835 ईस्वी में। तो कहने का ये मतलब है कि भारत की पूंजी भारत पे उद्योग में लगाकर यहीं पे बेच दी जाती है। तो ये जो दूसरी नीति थी 1813 से 1835 ईस्वी के बीच में, सॉरी 57 के बीच में, इसको कहते हैं औद्योगिक नीति, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी एक टॉपिक और बचा है, इसका उत्तर बताएंगे। अब हम आपसे ये कहते हैं कि जितना पढ़ा है उतना नहीं समझ में आता है तब आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। इसको बंद कर चलिए सर। देखिए पत्रकारिता भारतीय लोग लिखने के शुरू से ही थे, तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो शुरू से ही पढ़िए। इतिहास आप देखते हैं कि पहले राजाओं के दरबार में लेखक हुए थे, आप शुरू से उठाइए। हमारा जो इतिहास है वैदिक काल वो लिख के ही हमको पता चला, ठीक है। तो लिखने वाली कला भारत की परंपरागत थी, तो वो लोग विचार अपना लिखते थे। तो उस समय जितना मजा हम लोगों को इस समय नेट चलाने में आता है, मोबाइल चलाने में, उस जमाने में लोगों को पेपर पढ़ते थे, किताबों पढ़ते थे। आज हम लोग सारे दिन किताब नहीं पढ़ते, उतने ढंग से कोई नॉलेज नहीं पढ़ते, नेट पे 4-4 घंटा है। लेकिन उस जमाने में उस 19वीं शताब्दी तक क्या है, किताबों को अध्ययन बहुत किया जाता था, लोग लिखते थे, उनके विचारों को पढ़ा भी जाता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज तो मैसेज में विचार आते हैं, गुड मॉर्निंग या सारी चीज़ें, लेकिन उस समय वास्तव में पढ़ा जाता था, लिखा नहीं जाता था। तो पत्रकारिता जो मध्यम वर्ग थे वो पढ़ते भी थे। तो अंग्रेज लोग जब यहाँ शासन करने लगे तो उनकी नीतियों के बारे में पत्रकारिता में निकलने लगा कहीं ना कहीं ये कुछ गलत कर रहे हैं। तो ऐसा एक पेपर था उस जमाने में, अमृत बाजार पत्रिका, ये मोतीलाल घोष के द्वारा निकला था। उस पत्रिका में इनकी आलोचना की गई थी अंग्रेजी सरकार। उस समय ये लोग क्या करते थे, भारतीयों से असमानता करते थे, अंग्रेजी लोगों को उच्च पद देते थे, इसमें असमानता करते थे। अर्थव्यवस्था में भी अधिक से अधिक भू राजस्व वसूलते थे। जैसे जब बंगाल में उन्होंने जमींदारी की ठेका लागू की तो ये 10/11 हिस्सा लेते थे और जमींदार को 1/11 हिस्सा मिलता था। तो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचती थी किसानों को। तो इन सारे चीज़ों का जो बर्तन है वो पत्रकारिता में निकलता था। तो जब पत्रकारिता में आलोचना होने लगी तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये डर था कि जनता हमारे खिलाफ हो जाए, इसलिए उन्होंने पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने वेलेंटी ने सिर्फ ये कहा कि कोई भी पत्र अगर निकाला जाएगा तो उसको गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी, ठीक है। अनुमति तो आज भी लेनी पड़ती है, आज भी रजिस्ट्रेशन तो आज भी करना पड़ता है। तो उस समय यही कहा गया था पहली बार कि पत्रकारिता पूरी रूप से स्वतंत्र नहीं है, बिना गवर्नर जनरल के अनुमति के कोई भी पत्रकारिता कोई भी चीज छाप नहीं सकता है। तो ये पहली बार लगा था। उसके बाद बहुत से गवर्नर जनरल आए। 1823 ईस्वी में लॉर्ड एडम्स आया, उसने फिर नई चीज जोड़ दी, ठीक है। उसने नई चीज जोड़ दी कि आप अगर
लेंगे तो आपको लाइसेंस के लिए इतना पैसा जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपका 6 महीने के बाद आपका बंद कर दिया जाएगा, कानून बना दिया गया। उसके बाद भी एक गवर्नर जनरल आया, कौन आया था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1878 में उसने इस पेपर पे पूरी तरीके से रोक लगा दी और कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई ऐसा छाप लिखवाएगा जो जनमानस में विद्रोह लाता है तो ऐसे पेपर को तुरंत बंद कर दिया जाएगा और छपने वाले को 6 साल की सजा दी जाएगी। इसको कहते हैं 1878 में वारना एक्ट। ये बात का है जो हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये प्रेस पर प्रतिबंध लगा है कि कोई भी आपत्तिजनक सरकार के खिलाफ कोई चीज नहीं निकाल सकते। अभी तो आप निकाल सकते हैं, सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार की व्यक्तिगत आलोचना नहीं है। ठीक है, सरकार की नीति आप निकाल सकते हैं, नीतियों की आलोचना कर सकते हैं सर। चलिए, और किसी को देखिए, ठगी प्रथा में कुछ लोग समाज में कुछ ऐसे लोग हो गए थे जिनका ये काम था कि वो लूट लेते थे। ठीक है, वो कोई जाति नहीं थी ठगी। तो कुछ लोग क्या करते थे, एक चोरों का गिरोह होता था जो ठग के राम से जाने थे और उन्हीं के जो अनुवांशिक थे वो इस प्रथा को अपनाने लगे, वो ठग लेते थे। तो 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जब गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने इस प्रथा को समाप्त कर दिया, ठगी प्रथा। और देखिए, अंग्रेज बहुत होशियार होते थे। कई राजा ऐसे होते थे उनके बच्चे नहीं होते, लेकिन बच्चे नहीं होते तब तो राज ही चला जाएगा, कुछ अनुवांशिक चलना चाहिए नामक परंपरा। तो कुछ राजा गोद देते थे। तो जब डलहौजी गवर्नर जनरल बन के आया उसने देखा कि कई ऐसे राज हैं जिनकी पहले संतान नहीं है। उसने नियम बना दिया कि ऐसे राज जिनको हमने जीता था, अगर वे राज मान लीजिए हमारे अधीन रहते हैं और उनकी वैलिड संतान नहीं रहती तो उन राज को सीधे अधिग्रहण करते तो ऐसे कई राज्य थे, जैसे सतारा था महाराष्ट्र, उसको उन्होंने ले लिया, जयपुर ले लिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर, है ना, तो उनके कोई संतान नहीं थी। तो जब उनका राज दे दिया, नियम तो बनाया डलहौजी ने, लेकिन 1857 की क्रांति हुई थी तो वो कूद पड़ी उसी में, वो अपने राज को वापस करने के लिए ही कूदी थी। तो कई राज्य में को डलहौजी ने अधिग्रहण कर दिया था व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी इसको होता है गोद प्रथा का निषेध का सिद्धांत। इससे कई राज अंग्रेजी ने, एक तो युद्ध करके जीता, एक तो सहायक संधि हमने बताया, ठीक है, किसी ने तो युद्ध करके जीत लिया, किसी ने सहायक संधि। तो कई अंग्रेज जो गवर्नर जनरल बन के आए उन्होंने अपने नई नीति बनाई और नई नीति के तहत ही राज्यों का अधिग्रहण किया, तभी तो पूरे भारत में कब्जा किए थे। आज़ादी के पहले तक तभी तो इतने राज्य में करते थे और ये नियम बना देते थे। सर जी, करोसी के राज्य को कोटा कैरेक्टर स्वीकार नहीं किया था जी, क्या कारण था कि स्वीकार नहीं किया? देखिए, ये शिकायत पत्र गई थी, आप लोग पहले किसी और से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी कहाँ बनी थी? लंदन में। लंदन में। और इसके मालिक कौन थे? इसके 200 से अधिक मेंबर थे सर।
इसको समझिएगा इतिहास सही से। इसका कोई एक मालिक नहीं था, एक कंपनी, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते मिलके शेयर मार्केट में होता है जैसे, तो वैसे ही इस कंपनी के कई शेयर, कई मालिक थे, लेकिन वहाँ पे राजा ने अनुमति दी थी। कंपनी तो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन ब्रिटेन के राजा ने अनुमति दी थी व्यापार करने की। तो कंपनी जो थी, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें करीब कई लोग रहते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कई लोग शामिल थे जो कंपनी को देखते थे। यही लोग गवर्नर जनरल की नियुक्ति करके इंडिया में भेज देते थे। गवर्नर जनरल का जो काम उनको अच्छा लगता था वो तो ठीक है, लेकिन यही हम जब गोद प्रथा की बात करते हैं तो एक राज करौली राज था। उस राज के बारे में इसकी पत्रावली हुई थी और ये पत्र गया था सीधे लंदन में भी आप भेज के आप अपना क्या कहते हैं निषेध कर सकते हैं, यानी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो करौली राज में जब आपत्ति दर्ज की गई थी, लंदन में लेटर भेजा गया था, तो वहाँ के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ के गवर्नर जनरल को सीधे मना कर दिया कि आप इस राज को अधिग्रहण मत करिए और वापस करिए, क्योंकि इसमें आपत्ति जताई गई। ठीक है, ठीक है। तो ये राज को गोद प्रथा के निषेध से वापस कर दिया गया। आगे चल के एक राज और था, जब लॉर्ड कैनिंग बैठा तो उसने बघार, ये पंजाब में पड़ता है, इसको भी वापस कर दिया। कहने का मतलब है कोई गवर्नर जनरल अधिग्रहण करता था, लेकिन वो चला जाता था तो दूसरा नहीं निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से ये वापस कर दिया था। ठीक, चलिए टाइम